अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। जी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शादी को हो चुके हैं 2 साल। 2 साल सुनने में तो वैसे बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन जिसने गुजारे होते हैं ना उसको पता होता है कि यार उसमें उसकी क्या पर्सनालिटी की चेंजेस थी, क्या क्या चीज़ें उसने सीख ली हैं। तो वो सारे ज्ञान जो है ना वो मैं आज की वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। क्या खोया, क्या पाया, क्या सीखा अभी तक, रिकमेंडेड है मेरी तरफ से या नहीं है। तो आई एम गोइंग टू शेयर एवरी थिंग विथ यू गाइस, जो जो मतलब की चीज़ें मैंने अभी तक जो है वो नोटिस की हैं। और शादी से पहले ना मतलब जैसे जो हम लड़कियां होती हैं, हम लोगों को शादी का बड़ा शौक होता है क्योंकि नए नए जोड़े होते हैं, नई नई चीज़ें होती हैं। तो बाकी जो जिम्मेदारियां होती हैं शादी के बाद वाली हैं, शादी के बाद क्या कॉम्प्लेक्सिटीज़ हो सकती हैं, ये तो हम लोग सोचते ही नहीं हैं क्योंकि वो तो मतलब ऑब्वियसली हमें उनका पता नहीं होता। और बाकी और कुछ भी कहने से पहले मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक बहुत खूबसूरत रिलेशन है। अल्लाह ताला ने दुनिया में सबसे पहला जो रिश्ता बनाया था वो मियाँ बीवी का रिश्ता था। और जो जब आपके बच्चे वगैरह हो जाते हैं उसके बाद बच्चों की शादियाँ हो जाती हैं तो एंड पे भी सिर्फ मियाँ बीवी ही रह जाते हैं। तो ये एक बहुत खूबसूरत रिलेशन है। अगर बहुत फेयर तरीके से चला जाए, अल्लाह से डर के चला जाए और अगले को इंसान समझ के चला जाए, तो एक बहुत खूबसूरत रिलेशनशिप भी है। ये आते भी बहुत डिफरेंट थी। और शादी के फ़ौरन बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आई गॉट प्रेग्नेंट। उसके बाद फिर वो बेबी के आने के बाद बहुत सारी चेंजेस जो है ना वो एक साथ आ जाती हैं आपकी लाइफ के अंदर। तो जो मियाँ बीवी होता है ना उनको भी अपने रिलेशनशिप को नेविगेट करने का पता नहीं चल रहा होता कि अच्छा यार क्या करना है, बिकॉज ऑब्वियसली शुरू का टाइम होता है जिसमें आपने एक दूसरे को समझना होता है। उसमें यह है कि प्रेगनेंसी ऑब्वियसली उसमें आपकी बहुत सारे मसले मसाइल प्रेगनेंसी के हो सकते हैं, उसके बाद बेबी के आने के बाद के और मसले मसाइल होते हैं। डेफिनेटली आपका रिलेशन डीपन अप भी होता है, लेकिन ये है कि सारी जो ये है ना ये सारे चैलेंजेस हैं लाइफ के। शादी से पहले ऐसे लग रहा होता है कि यार पता नहीं शादी हो जाएगी तो कैसा होगा, क्या होगा आगे। लेकिन ये है कि बिल्कुल भी बॉलीवुड मूवीज़ की तरह नहीं है। बल्कि शादी के बाद वाली मूवीज़ भी बहुत कम देखने को मिलती हैं। बस वही एक लड़का लड़की होते हैं और उनकी बहुत हर्डल्स होती हैं और फिर शादी हो जाती है, उसके बाद बस दी एंड। शादी के बाद वाली जो लाइफ होती है वो तो कोई दिखाता ही नहीं है। अच्छा, जो शादी के शुरू वाला पीरियड होता है ना जिसको हम हनीमून पीरियड कहते हैं, जिसमें आपको एक दूसरे के बारे में इतना कोई ख़ास पता नहीं होता, लेकिन ये है कि आप साथ रहना शुरू हो जाते हो तो आप एक दूसरे का लिहाज भी बहुत करते हो। तो उस ड्यूरेशन में ना मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे आप पे जो है वो रिवील भी हो रही होती हैं कि अच्छा इसकी ये आदत है और इसका तो इस चीज़ का तो मुझे पता ही नहीं था। अच्छा ये इस सिचुएशन में इस तरीके से रिएक्ट करते हैं, तो इस बात का तो मुझे पता ही नहीं था। तो बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो उस टाइम पे आपको पता चल रही होती हैं। बेशक आप शादी से पहले भी एक दूसरे को जानते हो ना, तब भी इट डज़न्ट मैटर। जब तक कि आप एक दूसरे के साथ रह ना रहे हो ना, तब तक आप नहीं बता सकते दूसरे के बारे में कि दूसरा बंदा जो है उसकी आदत किस तरीके से हैं या वो किस सिचुएशन में किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। और शुरू का टाइम ही होता है जिसमें आपने एक दूसरे को समझना भी होता है और आपने ग्राउंड रूल्स भी सेट करने होते हैं। इसी वजह से बहुत सारे कपल्स के शुरू के जो ड्यूरेशन है उसमें भी लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि जब आप एक दूसरे को अपने ग्राउंड रूल्स बता रहे होते हो तो बहुत सारे लोग जो है वो इसको मिस परसीव भी कर जाते हैं चीज़ों को, जिसकी वजह से उनकी लड़ाइयाँ होती हैं आपस में। तो बहुत सारे इस तरह के कपल्स मैंने देखे हैं जिनकी जो है वो आपस में शुरू की जो ड्यूरेशन है उसके अंदर बहुत लड़ाइयाँ होती हैं, क्योंकि वो एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे होते हैं। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं जो पर्सनली मैंने सीखी हैं और मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगी ताकि अगर कोई इन चीज़ों से गो थ्रू कर रहा है या किसी को समझ नहीं आ रही, तो शायद हो सकता है कि मेरी बातों से किसी एक बंदे को भी अगर समझ आ गई ना, तो इस वीडियो का मकसद पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो ये कि आपने जो अपना पार्टनर है ना गोज़ फॉर हस्बैंड एंड वाइफ ऑल्सो। ये नहीं है कि बस आपने अपनी ही सुनाते जाना है, अपनी ही सुनाते जाना है, अगले की भी सुने कि अगला बंदा क्या कह रहा है। ट्राई टू बी अ गुड लिसनर। लेकिन लिसनर का मतलब ये नहीं है कि आप अपने हस्बैंड को या आप हस्बैंड अपनी वाइफ को जो वो थेरेपिस्ट ही समझ लें कि फ्री का थेरेपिस्ट मिला हुआ है इसको, तो जो भी मैं मसले मसाइल बताता जाऊँगा तो या बताती जाऊँगी, तो ये तो बस जो है ना वो सुनती या सुनता ही रहेगा। तो ये है कि अपनी जो पार्टनर है ना उसको फ्री का थेरेपिस्ट मत समझें और इमोशनली बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रिलाई मत करें। इमोशनली रिलाई ना करने का मतलब ये है कि आप बिल्कुल अपनी जो खुशी है ना वो बिल्कुल इसको बाउंड मत कर लें कि यार अगर ये मुझे खुश रखेगा तो मैं खुश रहूँगी। और अगर इसमें मतलब कि अगर जो भी आपका आप फील कर रहे हो वो डिपेंड कर रहा है आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। ये मैं हस्बैंड के बारे में भी बात कर रही हूँ और वाइफ के बारे में भी, ठीक है। तो वो ये आप बहुत गलत कर रहे हो अपने साथ। ये मुझे खुश रखेगा तो मैं खुश रहूँगी, इसकी वजह से ज़ाहिर सी बात है अगला बंदा भी इंसान है, वो आपको कितनी
देर तक जो है वो ये चीज़ आप लेके चलोगे, इवेंचुअली क्या होता है, इवेंचुअली आपने जो खुशी है ना वो अपने अंदर तलाश करनी होती है या अपने इर्द गिर्द से तलाश करें। दूसरा बंदा कभी भी आपको खुशी प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है? खुशी जो है या हैप्पीनेस है या कंटेंटमेंट है, दैट कम्स फ्रॉम विदिन। ये आपने खुद सर्च करना होता है। हाँ, शादी के बाद आपको लग रहा होता है अच्छा यार मैं बिल्कुल कंप्लीटली जो है ना वो अगले बंदे पे रिलाई कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, लेकिन इस तरह नहीं होता। अगला बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा बर्डनाइज फील करना शुरू हो जाता है। आपने अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को बर्डनाइज नहीं करना, उसको भी इंसान समझना है, उसको अपना थेरेपिस्ट हरगिज़ नहीं समझना। इतना बोझ उसके ऊपर इमोशनल बोझ डालने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ जो बहुत ज़रूरी है विच आई मेड श्योर ऑफ, और मुझे लगता है कि ये चीज़ जो है ना ये आपकी मैरिज को मेक और ब्रेक कर सकता है, ठीक है? वो ये है कि आपने अपनी जो भी शादी के या मैरिटल जो भी मसाइल आपके चल रहे हैं ना शादी के दौरान, वो आपने बाहर किसी तीसरे बंदे को नहीं बताने हैं, ठीक है? बेशक वो आपके बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, कज़न हैं, कोई भी दोस्त हैं, आपने जैसे ही किसी तीसरे बंदे को अपनी शादी या अपने मसले में इन्वॉल्व किया तो बस वहाँ पे कहानी ख़त्म हो जाती है। फिर आप अपने दिमाग से सोचना बंद कर दोगे और अगले बंदे जो वो तीसरा बंदा कह रहा है ना उसके दिमाग से सोचना शुरू कर दोगे। तो इससे क्या होगा, बेबरकती, शादी के अंदर बेबरकती आ जाएगी और उसके बाद फिर क्या होगा, होगी लड़ाइयाँ। तो बस तीसरे बंदे को तो किसी सूरत भी जो है वो शादी में इन्वॉल्व नहीं करना। और दिस आई वॉज वेरी क्लियर अबाउट शादी से पहले भी, एंड आई मेड इट अ पॉइंट कि भाई बस जो है ना जो भी है अच्छा है बुरा है ये दो लोगों के दरमियान रहेगा बस। क्योंकि मियाँ बीवी होते हैं ना, उन्होंने वो अपने मसले जो है वो रिजॉल्व भी कर लेते हैं और सारा कुछ, लेकिन जो तीसरा बंदा जिसको आपने इन्वॉल्व किया होता है ना वो आपके बारे में एक पर्सपेक्टिव बना लेता है कि ये बंदा तो इस तरह का है, ठीक है? आपने जो जजमेंट है उसका मौका बिल्कुल भी नहीं देना किसी तीसरे बंदे को, कोई भी हो सकता है। तो अगर आप अपने माँ बाप को बताते हो, आपके माँ बाप फजूल में परेशान होंगे। अगर आप अपने बहन भाइयों को बताते हो तो बहन भाई जो है वो एक सर्टन पर्सपेक्टिव बना लेता है कि ये बंदा तो है ही इस तरह का। तो ये चीज़ आपने बिल्कुल भी नहीं करनी, तीसरे बंदे को बिल्कुल भी इन्वॉल्व मत करें अपनी शादी में। ऐसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो शादी में ये है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ लिटरली द की टू अ सक्सेसफुल मैरिज। कोई भी बात है उसके अंदर अगर आप रिस्पेक्टफुल नहीं है ना तो बस फिर दिस कैन मेक और ब्रेक योर मैरिज। हस्बैंड और वाइफ दोनों के बारे में बात करें कि अगर आपको किसी चीज़ पे गुस्सा आया तो फ़ौरन रिएक्ट हरगिज़ मत करें। टेक योर टाइम, अपनी इमोशंस को जो है वो अपने कंट्रोल में रखें। इमोशंस को अपने आप को कंट्रोल ना करने दें। आप इंसान हैं, आप अशरफुल मखलूक़ात हैं, आपको अपने इमोशन को कंट्रोल करना आना चाहिए। तो जो भी सिचुएशन है ना, जैसी भी सिचुएशन है, बी रिस्पेक्टफुल। अगर एक बंदे को बहुत गुस्सा आया हुआ है ना, जस्ट वॉक अवे, दूसरा बंदा चला जाए वहाँ से चुप करके, आगे से बिल्कुल भी रिएक्ट ना करे, तो अगला बंदा है ना उसको खुद अपनी गलती का एहसास होगा। एंड जस्ट बाय द वे ये हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है कि जब आपको गुस्सा आया हो ना, जस्ट वॉक अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। अगर आप आगे से बोलना शुरू हो जाओगे तो अगले बंदे को कभी भी अपनी गलती का एहसास नहीं होता, क्योंकि आपने भी चार बातें सुना दी होती हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि अगले बंदे को उसकी गलती का एहसास हो तो डेफिनेटली जस्ट स्टे क्वाइट एंड डोंट से एनीथिंग, डोंट रिएक्ट टू इट। अच्छा, एक और चीज़ है, अगर आपने बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगा के शादी की हो ना तो आप कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, ठीक है? क्योंकि एट सर्टन पॉइंट, किसी ना किसी पॉइंट पर जाके जो है ना वो आपकी एक्सपेक्टेशन ज़रूर हर्ट होती है। जाहिर सी बात है, अगला बंदा फरिश्ता तो है नहीं, ठीक है? आप जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हो, जितना जो बंदा जिससे जितना ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है ना वो उतना ज़्यादा हर्ट होता है। तो जस्ट मेक श्योर कि यार बस ठीक है, जो है जितना है उसमें अपने आप को कंटेंट रखना, वो सबसे बड़ी समझदारी की बात है। बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाएं अपने पार्टनर से, क्योंकि आप खुद हर्ट हो गए। एक और चीज़ है जो शादी को बड़ा खूबसूरत बना देती है, वो ये है कि जो आपके छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उनको लाजमी सेलिब्रेट किया करें। जो लोग ऑलरेडी भी करते हैं ऑब्वियसली, लेकिन छोटे छोटे जितने भी इवेंट्स होते हैं उनको लाजमी सेलिब्रेट किया करें। एक दूसरे को गिफ्ट्स दिया करें, एक दूसरे को सरप्राइजेस दिया करें। मैं बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों की बात नहीं करी, मैं बिल्कुल छोटी छोटी चीज़ों की और छोटे छोटे जेस्चर्स की बात कर रही हूँ। इससे आपका पार्टनर जो है वो अपने आप को इम्पोर्टेंट फ़ील करता है, सीन फ़ील करता है कि वो इस रिलेशन में उसकी भी एक अहमियत है। मियाँ अपनी बीवी को जो है वो स्पेशल फ़ील कराए और बीवी अपने मियाँ को स्पेशल फ़ील कराए, जिस तरीके से हो सकता है उस तरीके से लाजमी तौर पर। छोटी छोटी चीज़ों में जो है वो एक दूसरे की पसंद या नापसंद का ख्याल रखें। मतलब जैसे खाने में आपके पार्टनर को क्या पसंद है, कभी जैसे हस्बैंड है उसको पता हो कि उसकी बीवी को कोई चीज़ पसंद है तो कभी वो सरप्राइज़ देते, घर ले आए वो चीज़। वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के फेवरेट कपड़े पहने या फेवरेट जो उनको पसंद है खाने में वो बनाए, मीठा पसंद
دیں, میٹھا بنا دیں, جو چیز ہسبینڈ کو اچھی لگتی ہے وہ کریں. تو ان چیزوں سے ڈیفینیٹلی جو ہے وہ محبت بڑھتی ہے. اس کے علاوہ نا بی فار گیونگ, اپنے ہسبینڈ یا وائف کے معاملے میں جسٹ بی ایز فار گیونگ ایز یو کین. ایک دوسرے کے لیے دل میں گرج رکھنا از ناٹ اے اسمارٹ موو. اپنے دل کو اپنے پارٹنر کی طرف سے جو ہے وہ بالکل صاف رکھیں تو ہی زندگی آپ کی آسان بنے گی, ادروائز آپ خود پریشان رہو گے. اس کے علاوہ نا اسپیس از آلسو اے ویری ہیلدی پریکٹس ان میرج. مطلب ایک جو ہیلدی اسپیس ہے وہ ضروری ہے ہسبینڈ کے لیے بھی اور وائف کے لیے بھی. تو اس کو بھی پریکٹس میں لازمی لے کے آئیں. بیوی یہ نہ سوچے کہ یار مطلب یہ کیوں اس کی مطلب اس کو اسپیس چاہیے تو اسپیس پہ میں کیوں نہیں ہوں. بیویاں اکثر اس طرح سوچ رہی ہوتی ہیں, لیکن ایک ہیلدی اسپیس جو ہے نا وہ دونوں پارٹیز کو چاہیے ہوتی ہے مینٹلی بہتر فنکشن کرنے کے لیے. تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ ہیلدی اسپیس پرووائڈ لازمی کیا کریں. تو ابھی میری شادی کو اتنا ٹائم نہیں ہوا کہ میں بہت زیادہ تو گیان دے سکوں, لیکن یہ وہ چیزیں جو میں نے صرف 2 سال میں سیکھی ہیں. تو یہاں پہ آئی واز پلاننگ اے لٹل سرپرائز فار مائی ہسبینڈ وچ آئی آلریڈی سیڈ کہ آپ لازمی چھوٹے چھوٹے جو ایونٹس ہوتے ہیں آپ کے ان کو, ویسے تو اینیورسری ایک بہت بڑا ایونٹ ہے اور دس واز دا فرسٹ اینیورسری جو ہم لوگوں نے ساتھ میں سیلیبریٹ کی, کیونکہ پچھلی اینیورسری پہ میں پاکستان تھی اور ٹائم جو ہے وہ یہاں پہ تھے. سو وی کوڈ ناٹ سیلیبریٹ دیٹ, لیکن یہ والی جو تھی نا وہ پھر میں نے چھوٹا سا ایک سیٹ اپ کیا. انہوں نے بھی مجھے سرپرائز دیا اور میں نے بھی ان کو سرپرائز دیا. سو دس از ہاؤ وی سیلیبریٹڈ اینڈ اٹ واز اے لاٹ آف فن. الحمد للہ دس از ون آف آور بیسٹ میموریز. اس کے علاوہ جو ہے نا آخری بات میں اپنی ناقص سے علم سے جو ہے وہ یہ کہنا چاہوں گی کہ ڈونٹ میک یور پارٹنر یور ہول پرسنالٹی. کیونکہ اگر آپ جو ہے وہ یہ کام کریں گے تو یو کین نیور بی ہیپی. اینڈ ان آرڈر ٹو کیپ یور میرج ہیلدی یو ہیو ٹو بی ہیپی یور سیلف. اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے. اپنی پرسنالٹی جو ہے نا اس میں یہ والی چیزیں لے کے آئیں کہ میک شیور کہ آپ کے اپنے بھی شوق ہوں, آپ کی اپنی کرنے والی بھی چیزیں ہوں. ہر چیز جو ہے نا وہ صرف آپ کے پارٹنر سے ریلیٹڈ نہ ہو. اپنے شوق اپنی چیزوں کو زندہ رکھیں اینڈ اپنے آپ کو بھی پرائیورٹائز کریں. میری بچی سو کے اٹھ گئی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اگر آپ نے یہاں تک ویڈیو دیکھی ہے تو مجھے نیچے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے پوری ویڈیو دیکھی ہے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اپنا بہت سارا خیال رکھیں. ٹیک کیئر آف یور سیلوز اینڈ اللہ حافظ.